डायरेक्टर, राइटर और बेहतरीन एक्टर रिजवान मिर्ज़ा साहब। अच्छा, रिजवान मिर्ज़ा साहब का ताल्लुक है हैदराबाद से, लेकिन रिजवान मिर्ज़ा साहब का जो एक पाँव है वो क्या कहते हैं, ये समझ लें कि दिल अगर हैदराबाद में है तो धड़कन इनकी कराची में। सर ऐसे गलत तो नहीं कह रहा नहीं, था ना? बिल्कुल बिल्कुल सही वजह तो फरमाया रिजवान आपने। मिर्ज़ा साहब के जो बड़े भाई थे शाहजहां मिर्ज़ा, जी जी यानी कि समझ लें कि पूरा घराना ही आर्टिस्टों का है। जी जी आर्ट लवर कह लें, आर्टिस्टों का घराना ही कह लेना, बिल्कुल। इसी फील्ड से रिलेटेड रहे सारे। तो आज हमारे साथ मौजूद है आज की बैठक में संजान वारसी के साथ। रिजवान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? भाई आज तो देख रहे हैं आपकी हैदराबाद वाली हवाएं चल रही हैं हाँ हाँ आपको। हाँ, हैं? मसूर कुन, हाँ, महसूस कुन हवाएं चल रही मसूर हैं। कुन हवा है, बहुत आप मज़ा आ रहा है। रिजवान भाई ये बताइए क्या हो रहा है आजकल? काम काम और सिर्फ काम। जिस तरह हमारे बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया था कि काम काम और सिर्फ काम, बस उसी पे अमल कर रहे हैं। और चूँकि जैसे कि आपको पता है हम शो बिज़नेस से वाबस्ता हैं, तो टोटली हमारी एक्टिविटी यही है। कभी टीवी के ड्रामे कर लिए, कभी थिएटर कर लिया, थिएटर का। कभी कोई शो, इस तरह ही अच्छा सिलसिला। रिजवान भाई, मैंने देखा आपको, नाज़रीन मैं भी बताऊँ आपको, रिजवान मिर्ज़ा साहब जो हैं वो ज़्यादातर मैंने जो देखा है इनको ना एक्ट करते हुए, और एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो गानों पे जो लिपसिंग फिर एक्टिंग, वो जो पुराने याद ताज़ा करते हैं इंडियन गानों की भी जी हाँ। और पाकिस्तानी गानों की भी, आप उस पर एक्टिंग करते हैं, ये वो लाजवाब है। ये क्या, अब जिसको भी देखो वो आपको हीरो लेता है वो गानों के अंदर ना। कोई भी लड़की होती है आपके साथ, वो आती है, वो हिट हो जाती है वो। असल में इत्तेफाक ये है कि हीरोशिप का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैंने थिएटर में जो जितने भी ड्रामे किए हैं उसमें मैं हीरो ही रहा हूँ। अब जिस तरह हैदराबाद और कराची में ड्रामे होते हैं, उनमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वहाँ पर चलते हैं फिल्म टाइप के ड्रामे, यानी उसमें हीरो हीरोइन, माँ बाप, भाई ओके, बहन। ओके, ठीक है। तो उस वजह से वो लोग मुझे स्टार्टिंग से ही हीरो लेते आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है। कराची में टोटली कॉमेडी प्ले होता है, हर कैरेक्टर हीरो है, जो जिसने अच्छी कॉमेडी कर ली वो हीरो है। तो वैसे बुनियादी तौर पर बेसिकली वो आपने सुना होगा, मेरे साथ यही हुआ है कि मैं बाय बॉर्न एक्टर हूँ, यानी पैदाइशी। वो इस हवाले से कि मैंने जब होश संभाला तो मेरी आंख फिल्म इंडस्ट्री में खुली थी। मैंने चाइल्ड स्टार एज ए बचपन के कैरेक्टर बहुत किए हैं फिल्मों में, उनमें सिंधी फिल्में भी हैं, कुछ उर्दू फिल्में भी हैं। तो इस तरह मैं पैदाइशी एक्टर हूँ। और फिर उसके बाद यानी मुझे जो वो माहौल मिला था ना, वो मेरे जहन में इतना रच बस गया था कि इस फील्ड से मैं फिर दोबारा वापस बाहर निकल नहीं सका। यही मेरा समझ ले कि ओढ़ना बिछोना है। हालांकि मैंने अपने बिजनेस भी किए हैं, मैंने जॉब्स भी किए हैं, मैं सिटी बैंक में एक आला ओहदे पे रहा हूँ। तो हीरोशिप की वजह बस और कुछ भी नहीं, यही है। तो हैदराबाद वाले उन्होंने मुझे बेतहाशा ड्रामे में यानी काम दिया, और मुझे तो उनकी तादाद भी याद नहीं है, इतने मैंने ड्रामे किए हैं, इतने प्लेस किए हैं कि तादाद भी याद नहीं है, और सब में हीरो। तो फिर ऐसा भी एक मौका आया कि मैंने खुद से अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि भाई अब थोड़ा सा चेंज करो। मैं एक ही ट्रेंड पे कंटिन्यू नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं पब्लिक को बताऊँ कि मैं सिर्फ हीरो ही नहीं हूँ, पूरा स्टाइल हो, वर्सटाइल एक्टर होना चाहिए। मैं हर टाइप के रोल कर सकता हूँ। उसमें फिर मैंने विलेनिश टाइप के रोल भी करने शुरू किए, तो अल्लाह ने मुझे उसमें भी कामयाबी अता फरमाई। तो मालिक का ये करम है। तो रिजवान भाई ये मुझे बताइए कि अभी मिसाल के तौर पर जो थिएटर की हालत है, जी। मुझे हैदराबाद को तो इतना नहीं पता, लेकिन मेरे उस्ताद का मेरा जो उस्ताद घराना है, आप जानते होंगे राजू सम्राट साहब। राजू साहब तो मेरे भी उस्तादों में से हैं। वो यूं के एक ड्रामा था, उसका नाम था बदले की आग। बड़ा अच्छा टेक्निकल प्ले था उसमें, यानी कि यानी जैसे वो समगलर होते हैं, क्लब्स होते हैं, इस टाइप का बड़ा बेहतरीन ड्रामा था। जिस तरह वो वेस्टर्न मूवीज़ आती हैं, जी 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 जी, काउबॉय हैट पहने हुए हम लोगों ने, बड़ा बेहतरीन ड्रामा था। तो राजू सम्राट साहब जो हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मुझे अभी पता तो नहीं कि इस वक्त वो कहाँ हैं, दुनिया में ही होंगे मुझे उम्मीद है। बिल्कुल हयात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद में रहते हैं वो, सरफराज कॉलोनी। जी हाँ, जी हाँ। तो वहाँ हैदराबाद में प्ले था। तो एक डायरेक्टर थे बहुत सीनियर, और वो डायरेक्टर बस यूँ थे, यूँ समझ लो कि बड़े पाए के डायरेक्टर थे। उनका नाम था असलम राही। अच्छा, वो इतने सीनियर डायरेक्टर थे कि उस ज़माने में, हम हालांकि छोटे थे, तो उस ज़माने में उनका बड़ा नाम था। तो जब जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, ज़माने में कदम रखा, स्कूलिंग की, तो बचपन में रोल तो करते रहे फिल्मों में। सही सही। तो साथ साथ फिर मैंने क्या किया, रेडियो ज्वाइन किया, हैदराबाद रेडियो। तो वहाँ से सदाकारी भी की, वहाँ से मैंने इनामात भी हासिल किए, अवार्ड्स लिए। तो वो राजू सम्राट का जिक्र चल रहा था,
तो असलम राही साहब इस तरह के डायरेक्टर थे जैसे यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में हसन अस्करी कह लें, एक्शन मूवीज़ बनाना। और उस ड्रामे में उन्होंने मेरे 2 गाने मुझ पे रखे थे। तो मेरी ज़िंदगी में पहला ये मौका था कि बाकायदा उन गानों की रिहर्सल हुई थी। तो उन गानों के लिए स्पेशली राजू सम्राट साहब को बुलाया गया था। तो मुझे ये एज़ाज़ हासिल है। और वो राजू साहब मुझे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हालांकि उनके साथ थोड़ा सा इशू था नज़र का। जी जी जी। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि यार रिजवान बेटा वो थोड़ा सा मेरे साथ दिखाई में थोड़ी दुश्वारी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें। और मुझे हैरत इस बात की है कि वो इतने ठंडे गाने थे, उस पे उन्होंने जो मुझसे यानी कि काम लिया है। फास्ट गाने तो हर कोई कर लेता है, रिदम पे तो हर कोई नाच लेता है, लेकिन ठंडे गाने थे। यकीन नहीं कर सकता, यकीन नहीं कर सकता, डांस हो सकता है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने दोनों गानों की इतनी भरपूर रिहर्सल कराई कि जब वो ऑन एयर गए पब्लिक के सामने लाइव, तो लोग दंग होकर रह गए कि यार ये क्या, इस किस्म के गाने अव्वल तो स्टेज पे चलते ही नहीं है, और ये तो बाकायदा विद डांस। और ऐसे मोमेंट्स बनाए थे उन्होंने डांस के कि मैं खुद हैरत कर रहा था। और मैंने पिक भी किया उनको बहुत अच्छी तरह, और वो ड्रामा सुपर हिट गया हमारा। तो अल्लाह राजू सम्राट साहब को ज़िंदगी दे, मेरी दुआएं हैं, क्योंकि मेरे भी इस तरह वो उस्ताद हैं। बिल्कुल जी। अच्छा मुझे ये बताइए रिजवान भाई कि कराची और हैदराबाद में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? मतलब मैं मौसम नहीं पूछ रहा, मैं काम के हवाले से, कि वहाँ के डायरेक्टर्स और यहाँ के डायरेक्टर्स में, या वहाँ के ड्रामे की ज़्यादा क्या कहते हैं पब्लिक है, ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बुलाने से भी लोग नहीं आते हैं, जमा करने पड़ते हैं। पहली बात तो ये कि बहुत फ़र्क है, वो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ कि वहाँ पर हैदराबाद में आज भी जो ड्रामे चलते हैं वो हिस्टोरिकल होते हैं। ओके। बाकायदा जिस तरह फिल्म चल रही है। और ये जो ड्रामा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें राजू सम्राट साहब ने मुझे रिहर्सल करवाई थी, उसमें तो बाकायदा टाइटल चलाया था उन लोगों ने। वाह वाह। यहाँ टाइटल चलता है, कहीं भी नहीं चलता। कराची इतना बड़ा इंटरनेशनल सिटी है, बिल्कुल। उसके बावजूद किसी ड्रामे में टाइटल तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। उन्होंने टाइटल चलाए थे बाकायदा। तो फ़र्क ये है कि वहाँ स्टोरी है, यहाँ स्टोरी नहीं है, यहाँ वन लाइन पे काम होता है। ओके। और स्क्रिप्ट भी मैं बस अब सब दोस्तों से माजरत के साथ कहूँगा, अगर कोई देखे और वो सुने और शायद माइंड कर जाए, कि यहाँ पर जो अगर कहानी होती भी है तो उसको भी मस्त कर देते हैं। वो मस्त यूँ कर देते हैं कि रिहर्सल चल रही है, रिहर्सल में जो भी उनको कोई पत्ता आ गया, कोई उनको लतीफ़ा आ गया, जुमला आ गया, लाफ्टर लेने के लिए, तो वो नोट कराते रहते हैं। एंड ये होती है ग्रांड रिहर्सल वाली रात तक, असल कहानी साइड पे चली जाती है। तो जितने भी लाफ्टर्स जो नोट किए हुए होते हैं, बस वो स्टोरी बन जाती है, यानी कि वो स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हो जाती है। स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हो जाती है। जी हाँ, ये मैंने अक्सर लोगों से यही सुना है कि यार कहते हैं अच्छा भला थिएटर यहाँ होता था, उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी करके स्क्रिप्ट गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। वो नहीं, यानी कि ये हो जाता है यार तू ये बोल ली, तू ये बोल ली, तू ये बोल ली। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? जी हाँ। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जिक्र किया कि हैदराबाद में जो ड्रामे होते हैं वो फिल्मी अंदाज के होते हैं, जैसे फिल्म चल रही है आज भी हिस्टोरिकल ड्रामे। बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है, अभी एक ड्रामा हुआ था फेस्टिवल, हैदराबाद फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, जो कराची आर्ट्स काउंसिल ने उसमें एक प्ले में मैं भी था। एक प्ले हुआ था, उसका नाम मुझे याद है, सलीम गुड्डू साहब। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। देखिए नाम कितना प्यारा है ना, बिल्कुल। गीला कागज। गीला कागज, बिल्कुल ड्रामा हुआ था, उसमें मेरे बहुत अच्छे दोस्त जनाब अकरम नबी साहब ने भी काम किया था। और वो चूँकि इस वक्त बेहतरीन डायरेक्टर हैं, उसके बावजूद अब उन्होंने भी कैरेक्टर किया था, बहुत अच्छा। तो रिजवान भाई, जैसे आपने जिक्र किया ना अभी कि हैदराबाद में फिल्मी टाइप ड्रामे होते हैं हिस्टोरिकल, जी हाँ, तो मतलब मुझे इस पर आ रहा है माशाल्लाह, आप बिल्कुल हैंडसम, स्मार्ट, और माशाल्लाह आवाज़ भी आपकी बेस वाली आवाज़ है, जिसके लिए लोग जो है ना बाकायदा पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते पीते कि बेस आ जाए आवाज़ में, बेस वाली आवाज़ कहते हैं, खर्च वाली आवाज़। गॉड गिफ्टेड है, मुझे बनानी नहीं पड़ती। रिजवान भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको कोई फिल्म में कोई काम, मूवी में कोई? फिल्म में असल में ऐसा है कि मैंने जब जैसे कहा ना आपसे कि एक फिल्म का दौर था, उस वक्त छोटे थे और काम तो जब भी किया मैंने, छोटे थे लेकिन काम मैंने जब भी किया। सही। लेकिन हुआ ये कि जब तक हम इस काबिल हुए, इतनी उम्र हुई कि अब हम भी फिल्मों में आ जाएं, ख़त्म हो गई, तो इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी। तो इसका मुझे बड़ा अफसोस है। वो यूँ है कि मुझे फिल्म में काम ना करने का अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस इस बात का है कि जिन स्टार्स को मैं लाइक करता था या हूँ अब भी, उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल। देखिए मैंने भी आपके कुछ गाने देखे थे PSCC में, आपको याद होगा, मैं वहाँ पे ऐसे जज था। जी हाँ, जी हाँ, PSCC में हुआ था ना, तो वहाँ मैंने आपके कुछ गाने देखे थे,
जिसमें आपने उसमें मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी फिल्मों के बड़ी ज़बरदस्त वो शराबी का गाना था, पता नहीं वो इंडियन गाना था या पाकिस्तानी गाना था वो। नहीं नहीं, पाकिस्तानी था। पाकिस्तानी था जी हाँ, जी हाँ। यार, क्या कमाल आपने वो। तो यार आपने ये जो इतने सारे जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये ड्रामे बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लेस हो रहे हैं, कि इन्होंने भी कभी नहीं बुलाया आपको, या इनकी नज़र से गुजरे नहीं आप? नहीं, यहाँ पर असल में अलमिया ये है कि पूरे पाकिस्तान की ये हालत है कि एक ग्रुप बंदी है ना। पहला तो ये, दूसरा ये कि वो काम ही नहीं होता जो मुझे दे। अब कॉमेडी प्लेस में वो क्लासिक या परफॉर्मेंस वाले गाने की गुंजाइश ही नहीं है, कहाँ रखेंगे, पहली वजह ये। दूसरा यहाँ ये एक मसला और भी है कि ग्रुप बंदी की वजह से जेलिसी है, टांगे खींचना, एक लॉबी सिस्टम बन जाता लॉबी सिस्टम है, टांगे यार, आप तो खींचना। हमारे ग्रुप में हो ही नहीं, क्योंकि मेरे जो देखने में एक बात आई वो ऐसे आई है कि अभी जैसे रमज़ान आते हैं या अभी जैसे कोविड आया था, कोरोना का जो सीन चला था, जी हाँ, तो उसमें भी उन लोगों को तक राशन पहुँच रहे थे जो ग्रुप में थे, ऐसे ही है ना। तो यार भाई खुदा के वास्ते ग्रुप बंद करें, मुझे तो नफरत है भाई, इन ग्रुपों से मुझे नफरत है। बिल्कुल नफरत करनी चाहिए, क्योंकि देखें आर्टिस्ट होता है आज़ाद, वो हर डायरेक्टर के साथ काम कर सकता है, हर यानी कि हर प्रोड्यूसर के साथ काम कर सकता है, हर टीम के साथ काम कर सकता है। और ग्रुप बंदी से नुकसान ये हुआ है कि कल को मिसाल है मैं अपनी एक प्रोडक्शन बनाऊं और मैं ही अपने प्ले करूं और अपनी मर्जी के कैरेक्टर करता रहूं, तो इससे फ़न का नुकसान है। नुकसान, फन का भी नुकसान है, फनकार का भी नुकसान, फनकार के साथ ज्यादती भी है। अच्छा, दूसरी बात पता क्या है, एक चीज़ और भी मैंने देखी है कि जैसा कि आपने देखा होगा, एक जो राइटर लिखता है या जो डायरेक्टर कंसीव करता है किरदार ना, जी हाँ, और राइटर कंसीव करता है यार ये किरदार, मिसाल के तौर पर आपने लिखा यार ये किरदार तो मैं हसन जान से ही कराऊंगा, वही करेगा, उसके अलावा नहीं। भले से आपकी लड़ाई कितनी नहीं हो, आपका झगड़ा कितना हो, आप पहले जो ड्रामा चलता था, मैं जिक्र करूँगा, या पीटीवी का ड्रामा था एक जांगू, जी हाँ, जिसमें एमआरसी और शब्बीर जान साहब ने किया था कैरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। एमआरसी दोनों ही माशाल्लाह हयात है, अल्लाह इनको जिंदगी दे, और दोनों लेजेंड है पाकिस्तान के। बिल्कुल। तो काजिम पाशा साहब एक ड्रामा कर रहे थे और वारसी भाई एमआरसी भाई की कुछ नाराज़गी आपस में जैसे होती है, तो लेकिन वो उन्होंने मजबूर किया, नहीं भाई करेगा तो एमआरसी ही करेगा किरदार, वेरी नाइस। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे, ये केवल कैरेक्टर वही करेगा। ये एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी भी है। और दूसरा ये कि वो काजिम पाशा साहब तो खैर एक बहुत बड़ा नाम है, जिस मुताबिक उनको वो चाहिए था, उन्होंने वो अपने इख्तलाफात को बाले तर रख कर उनको लिया। बिल्कुल। और वो इतने बारीक बीन डायरेक्टर हैं काजिम पाशा साहब के, मैंने उनके एक ड्रामे में काम किया था, तो वो इतने बारीक भी हैं कि परफॉर्मेंस के दौरान मेरे यानी हल्का सा जैसे गले में खुश्की आ जाती है, मैंने खाली परफॉर्मेंस के दौरान खाली यूं कर लिया, यूं करके ऐसे ज़बान को किया, तो उन्होंने वो उसको भी कट करके कहा कि यार आप ये मत करें, दोबारा करें, इतने बारीक भी। तो यह है सिलसिला। और बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि माहौल जो है ना वो चेंज होना चाहिए, वो यूँ चेंज होना चाहिए कि देखें, बात ये है कि कोई मुकाबलेबाजी नहीं है, कॉमेडी या हिस्टोरिकल ड्रामों की कोई मुकाबलेबाजी नहीं है। बात ये है हिस्टोरिकल ड्रामों में फ़ायदा क्या था, हिस्टोरिकल ड्रामों से फ़ायदा ये था कि एक तो हम अच्छाई और बुराई की अक्कासी करते थे, जिसकी वजह से आवाम को एक मैसेज जाता था, सही, नेकी और बदी का। सही। यानी हीरो का काम था पॉजिटिव काम करना, सही। विलन का काम था नेगेटिव, जो मारी के कैरेक्टर्स हैं। और आम जिंदगी में भी ऐसा होता है, ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल कि जिनकी पॉजिटिव माइंड है, ऐसे भी है जो नेगेटिव माइंड रखते हैं। तो कॉमेडी एक अच्छी चीज़ है, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं कॉमेडी मैंने बेताशा की है, लेकिन कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से की है, सही, बिला वजह नहीं की। अब कॉमेडी का एक मिसाल मैं और देता हूँ, वो ये है कि देखें फिल्म बनी, कॉमेडियंस को रखते थे, क्यों रखते थे कि यार अगर एक हम नमकीन चीज़ खा रहे हैं तो थोड़ा सा आखिर में कहते हैं ना, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा चख लें, तो वो उसमें कॉमेडी मज़ा देती है। अब आप अगर 100% मीठा रख लें और किसी के आगे और कहें अब आप ये खाएं, तो वो उससे खाया नहीं जाएगा। तो कॉमेडी को मैं ये समझता हूँ कि 100% वो मीठा है। अगर आप 100% कॉमेडी ड्रामा कर रहे हैं तो पब्लिक जो है ना, यानी कितना देखेगी उसको। सर देखिए, मैं आपको बताऊँ ना, पर मैं देख रहा था, मैंने कई फिल्में देखी हैं। जी जी, मैं मिसाल दूंगा, अभी अक्षय कुमार फाइटिंग हीरो से आए, फाइटिंग हीरो से वो कॉमेडी पे आ गया, बिल्कुल कॉमेडी पे आ गया, कॉमेडी पे आ गया, कॉमेडी भी इतनी बेहतरीन सकता है आप। वो वजह है ना, वो है परफॉर्मेंस वाली कॉमेडी, सीक्वेंस के सिचुएशन के मुताबिक है। उसमें एक डायलॉग है, मीठा, फिल्म का नाम है मीठा, मीठा, हाँ, खट्टे मीठा।
जी जी, खट्टा मीठा बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें एक डायलॉग है जब जॉनी लीवर को लाते हैं वो अपने रोलर सही कराने के जी लिए, जी जी, तो बिल्कुल वो जो बिल्कुल। रोलर में से जो धुआं निकलता है ना, तो जॉनी लीवर आके ना कहता है अरे मैं तो काला हो गया, तो जी। अक्षय कुमार साहब कहते हैं अबे बात सुन, जब तू यहाँ था तो कौन सा गोरा था। यार आप देख रहे हैं इसमें कोई हाँ, लफाजियत नहीं है ना, इसी टाइप की कॉमेडी कि होनी तेरी माँ चाहिए। भाग गई थी, तेरा बाप भाग गया था, तू पैदा हुआ था, ये वो ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉमेडी नहीं है जो यहाँ ये होता है कि तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन उसके साथ भाग गई, ये कॉमेडी नहीं है। हाँ ये है ज़बरदस्ती किसी को हंसाने वाली बात, भले किसी की तज़ीक हो जाए, किसी की ज़िल्लत हो जाए, लेकिन सामने वाले को हंसाना है, ये फन नहीं है। बिल्कुल। अब मैं उसकी एक और मिसाल देता हूँ। हमारे चंद आर्टिस्टों का एक मैंने ड्रामा देखा था, उसमें एक सीन था, वो यानी इतना मुझे यानी शर्मिंदगी हुई वो सीन को देख कर के मुझे बताते हुए भी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन बताऊंगा ज़रूर, इसलिए कि आवाम तक जब तक बात नहीं पहुंचेगी तो उनकी समझ में नहीं आएगी। अब ये कॉमेडी है, आप मुझे खुद बताएं कि यार ये पता है कैसे पैदा हुआ था, ये ऐसे पैदा हुआ था। वो कह रहे हैं ये पता है कैसे पैदा हुआ था, ये ऐसे पैदा हुआ था। जब वो मुकाबलेबाजी हो गई, जब उन्होंने देखा कि अब मेरी भी बारी है, मैं इससे जीत कर दिखाऊं, एंड में वो ये कह रहे हैं कि भाई वो ये ऐसे पैदा हुआ था, इसके घर में डाकू आए, इसकी माँ को बोला कि जो कुछ है निकाल दो, ये पैदा हो गया। तो ये बल्कि फैमिली के साथ बैठकर देखने वाले ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। रिजवान भाई मुझे ये बताइए कि आपको जैसे आपने बताया कि मुझे असलम राय साहब बहुत बेहतरीन बेहतरीन पाए के डायरेक्टर। कराची में कोई ऐसा डायरेक्टर आपको पसंद आया जो मेरा पता है आपके यार काम आता है? यहाँ पर डायरेक्टर्स हजरात जो हैं अब भी और जो थे, उनमें ये फ़र्क है कि जो जिस टाइप के या जिस माइंड के डायरेक्टरों का जिक्र मैं कर रहा हूँ, मुझे इतने साल हो गए कराची में शिफ्ट हुए हैदराबाद से। मैं 2000 में शिफ्ट हुआ था कराची में और 22वां 23वां साल चल रहा है मुझे। तो मैंने अब तक इस किस्म के डायरेक्टर नहीं देखे जैसे हैदराबाद के डायरेक्टर जिनके साथ मैंने काम किया। बाकायदा रूल्स सिखाते थे हमें और मारे भी खाई हैं हमने अपने डायरेक्टरों की। तो हैं वो डायरेक्टर, लेकिन वो मजबूर हैं, वो माहौल के रश बस गए हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा बहस। तो कराची का माहौल इस वक्त ये चल रहा है कि बस वो अबे तबे और तू ये मैं ये और पता नहीं क्या, मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने हालांकि इन लोगों के साथ काम किया हुआ है, जितने भी कॉमेडियंस हैं सबके नाम मैं ले सकता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिया, और मुझे झूठ बोलने की तो आदत कभी है भी नहीं। मैंने उमर भाई के साथ काम किया है, मैंने शकील सिद्दीकी की टीम में भी रहा हूँ, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, यानी मैंने ड्रामे यहाँ किए हैं। लेकिन मैं अपना काम जो मुझे आता था वो मैं करके जाता था। कॉमेडी की बात कर रहा हूँ, सही एक स्टैंडर्ड की कॉमेडी। मेरा अंदाज़े कॉमेडी ये है कि बचपन में मैंने जिन अदाकारों को देखा, उनके साथ मैंने काम किया या उनकी फिल्में देखी, तो उनको फॉलो करता हूँ मैं आज भी। सही। यानी हीरोज़ में अगर आप देख लें तो नदीम, वहीद मुराद, शाहिद साहब, मोहम्मद अली, जिनको बचपन से हमने देखा और उन्हीं को फॉलो किया। नज़र आता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिल्कुल नज़र आता है। मैं उनको फॉलो करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह कॉमेडियंस जो होते थे ना उस ज़माने के, जो जिनको मैंने देखा, जी जी, उनमें मुनव्वर ज़रीफ़ साहब होते थे, लहरी साहब होते थे, और नन्ना क्या कहते हैं, निराला, और 2-4 और नाम है। क्या कमाल की कॉमेडी होती थी। उनके जुमलों पे लोग हंसते थे, जबकि उनके खुद के चेहरे पे हंसी नहीं आती थी, उनकी मूवमेंट्स पे हंसी आती थी। लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा कि किसी को जलील करके या किसी की माँ बहन निकाल कर उन्होंने फ़ायदा लेकर इस तरह कॉमेडी की हो, कभी भी नहीं। बड़ी सॉफ्ट कॉमेडी होती थी। और मैं भी कॉमेडी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई सोबर, बेसिकली मैं सोबर ज़रूर हूँ, लेकिन आप मुझे एक रोल दे के देख लें। मुझे ये एजाज़ हासिल है वारसी साहब के, हैदराबाद में एक ड्रामा, उस ड्रामे का नाम था पर्दे में रहने दो। अच्छा, पर्दे में रहने दो। फिल्म आपको याद होगा, पर्दे में रहने दो आई थी, वो थी रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़। उनमें ये दोनों सुपर कॉमेडियन काम कर रहे थे उस फिल्म में। उसी का नाम उन्होंने रखा पर्दे में रहने दो। फाक देखें, चरबा कहानियाँ तो बनती हैं, इसी तरह वो स्टोरी तो चरबा थी। वो चरबा इस हवाले से मैं कहूँगा कि एक कहानी राइटर लिखता है, एक चरबा ये होती है कि किसी की ले ली, ठीक है। उसमें ये था कि मुनव्वर ज़रीफ़ की जितनी भी फिल्में थी, उनमें से जो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के जो अच्छे अच्छे सीन थे वो नोट करके उसकी एक कहानी बनाई गई थी। और जब कार्ड छपा, बैनर बना, पोस्टर लगे, तो आप यकीन कीजिए मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि उसमें लिखा हुआ था रिजवान मिर्ज़ा बतौर मुनव्वर ज़रीफ़। वाह वाह। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, ये कोई मजाक बात नहीं है। लोग तो शायद पता नहीं क्या कुछ लिख देते हैं। और एक चीज़ और भी है, अलमिया ये कि यहाँ पर हर आदमी अपने मुंह मियाँ मिट्टू है कि मैं ये मैं वो। मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ
कि उसको निभाऊं। तो मुझे वहाँ पर अभी रेसल भी शुरू नहीं हुई थी, अभी ओपनिंग हुई थी ड्रामे की, पर्दे में रहने दो, कि मुझे वहाँ के बड़े बड़े सहाफ़ी हजरात ने कहा कि रिजवान साहब आप हमेशा हीरोशिप में रहे हैं और अब आप कॉमेडी की तरफ आ रहे हैं। हालांकि कॉमेडी करते रहे हैं आप, लेकिन ये फुल फ्लैश कॉमेडी है और बहुत बड़ा नाम आपके साथ जुड़ रहा है, बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। तो आप अपनी उस जो आपको एक अल्लाह ने इज़्ज़त दी है उसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं पाएंगे? तो जिसका जवाब मेरा ये था कि जिसने मुझे इज़्ज़त दी है वही रखेगा, वही रखेगा बेशक। क्योंकि मैं नकल किसी की करता नहीं हूँ, मैं अपनी तौर पे कोशिश बहुत करता हूँ। बहरहाल मैंने बहुत मेहनत की थी उस ड्रामे में, और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के ड्रामे तो वो फिल्में तो मेरी देखी हुई थी, लेकिन मैंने उनके वो जो सीन जो उन्होंने लिखकर मुझे दिए थे उन पर मैंने बड़ी भरपूर मेहनत की थी। यानी उनकी टाइमिंग, उनके बोलने का लबो लहजा और उठना बैठना, मूवमेंट्स, तमाम मैंने अपने जहन में आकर उस ड्रामे में काम किया था। यहाँ तक कि मुनव्वर ज़रीफ़ के ऊपर फिल्माए गए जो गाने थे वो तक मुझ पे थे। वाह वाह। और यानी मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ने मुझे वो इज़्ज़त दी कि वो प्ले मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं कि उसकी शायद वीडियो बनी हो, वरना आज के लोगों को मैं वो दिखाता कि काम किसको कहते हैं। काम किसको कहते हैं। अच्छा रिजवान मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताइए, जैसे अभी आजकल ज़्यादातर जो दौर चल रहा है जी। पाकिस्तान में तो शायद कम हो, लेकिन है यहाँ पर भी, और इंडिया में बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी है, वॉइस ओवर का। वॉइस ओवर का बहुत बिल्कुल रुझान है। अर्तुगरुल गाजी जी हाँ, बना बिल्कुल। तुर्की में, जी जी। लेकिन वॉइस ओवर यहाँ हुई और ज़बरदस्त हुई। जी हाँ, तो आपने अभी तक वॉइस ओवर कोई की है? किए मैंने। जैसी बेहतरीन आवाज़ है आपकी। मैंने वॉइस ओवर की है, लेकिन मैंने छोड़ दी है, अच्छा। और करना चाहता हूँ लेकिन छोड़ दी है। वजह क्या है? वही जो अक्सर यहाँ के लोग करते हैं फनकारों के साथ, सही। यानी कि चाहे थिएटर हो, टीवी ड्रामा हो या वॉइस ओवर हो, क्या आप क्या करते हैं कि आर्टिस्ट की पेमेंट खा जाते हैं? बजट नहीं है। नहीं, पेमेंट खा जाते हैं। अच्छा। बजट नहीं है तो काम नहीं देंगे, वो तो एक अलग मैटर है कि यार बजट नहीं है। बर्फ एक सीरियल थी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, टर्किश प्ले था, पूरी सीरियल की मुझसे वो काम ले लिया, जो एक कमिटमेंट थी कि आपके इतना अमाउंट बनेगा। तो मेरे ख्याल में 50% से ज़्यादा अमाउंट मेरा उन्होंने बस मुझे नहीं दिया। नहीं दिया। तो इससे क्या होता है, आर्टिस्ट की दिलदारी होती है, उसका दिल टूटता है, उसके काम से दिल टूटता है। सही, बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी आज भी अल्लाह का करम है कि किसी की यानी कि ज़्यादती के बावजूद, और हम मेरे हालांकि बेतहाशा लोग हैं जो मुझसे पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता कि इसकी वजह क्या है, बहुत ज़्यादा हसद और जलन रखते हैं, बर्दाश्त मेरे काम से। तो यानी वो कहीं भी मेरी मुखालफत में बात करते तो अल्लाह ताला उनको जवाब वहीं दिला देता है कि उन्हीं लोगों से। वो लोग कहते हैं कि भाई जिनके सामने बुराई हो रही होती है मेरी, वही लोग उसको उनको जवाब देते हैं कि भाई ऐसा काम करके दिखाएं जैसा रिजवान मिर्ज़ा साहब करता है, तो हम आपको भी लेने के लिए तैयार हैं। तो मुझे उन लोगों के लिए मेरी तरफ से एक पैगाम है, वो ये कि भाई आप बिल्कुल हसद जलन करें लेकिन काम से करें। मेरी ज़ात से आपको क्या शिकायत है? मैं तो बहुत मीठा आदमी हूँ, मैं सबसे प्यार और मोहब्बत करता हूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं दुश्मनी किसी से पालता हूँ, और हमारा तो काम ही प्यार और मोहब्बत वाला है। एक फ़नकार कभी भी किसी से ना कभी नाला होगा, ना कभी किसी का दुश्मन होगा, ना उस फ़नकार की ज़ात से किसी के साथ ज़्यादती होगी। ज़्यादती होगी, बिल्कुल। क्योंकि देखने में रिजवान मिर्ज़ा साहब यही आता है कि अक्सर लोग वैरायटी शो हो, प्ले हो या कोई टेलीफिल्म हो, कुछ भी हो, वो पहली आवाज़ ये आती है, यार बजट नहीं है। तो यार बजट नहीं है तो फिर ऐसा करो कि छोले वोले का कारोबार नहीं कर लें। मेरे ख्याल में वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है ना यार। ये तो देखो ना, वजह ये कि काम अपना तो होगा कम से कम, देखे ना, आप और कुछ अर्निंग होगी। आप गुलदस्ता नहीं दे रहे, आप फूल नहीं दे रहे, कम से कम पत्तियां तो दो यार। पत्तियां तो देना यार, फूल की पत्तियां। ये वो वाली मिसाल होगी कि अगर क्या कहते हैं, गुड़ नहीं तो गुड़ जैसी बात ही कर लें। गुड़ जैसी बात तो कर लो यार। अच्छा रिजवान भाई, ये मुझे बताएं, आपने वॉइस ओवर की बात बता दी, ऐसे डायरेक्टर आप खुद कैसा देखते हैं? आपने कितने प्ले किए एज ए डायरेक्टर? मेरे डायरेक्शन के प्ले की तादाद कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी किए हैं उनमें तकरीबन हिस्टोरिकल ड्रामे हैं। मैंने यानी 2-3 कॉमेडी ड्रामे भी किए हैं एज ए डायरेक्टर, और वो मेरी मजबूरी थी। वो मजबूरी यूँ थी कि मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी हो, लेकिन हिस्टोरिकल क्लासिक किस्म के ड्रामों के अंदर कॉमेडी होनी चाहिए, लेकिन वो फुल फ्लैश कॉमेडी ड्रामा था।
जाकिर मस्ताना साहब और उनकी पूरी टीम को लेकर मैंने वो ड्रामा डायरेक्ट किया था ज़बरदस्त। और उसमें मैंने खुद भी कैरेक्टर किया था। तो तादाद मेरी कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह काम जितना भी किया है वो तकरीबन ये है कि उसका रिज़ल्ट 100% लोगों की नज़र में बड़ा अच्छा रहा है ज़बरदस्त। और लोगों की ये राय रही है कि इस किस्म के ड्रामे होने चाहिए। अच्छा रिजवान भाई, जैसे आपने बताया कि आपने काम किया और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा हुआ है अभी कि जो दौर चल रहा है जी कि आप जैसे सीनियर लोगों को एक अर्सा हो गया, ठीक है ना, 25-30 साल हो गए, बिल्कुल हो गए इतने तकरीबन। ऐसा हुआ है कि यार आपको बुलाया जाता हो कि यार आएँ थोड़ा बच्चों को बताएं, फुटवर्क बताएं बच्चों को, डायलेक्ट बोलने का तरीका बताएं, या ऐसी इस तरह के कोई वर्कशॉप या इस तरह की कोई चीज़ ऐसी कि यार शुरू करें कि आपकी सुपरविजन में बच्चे सीखे काम करें, मेरी बल्कि ख्वाहिश रही है है ना? कि मैं या तो खुद कोई इंस्टीट्यूट खोलूं, क्योंकि यहाँ पर आर्ट की बहुत कमी है और लोगों को फ़न का पता नहीं है। बिल्कुल। डांसर है तो वो बेचारा वीडियोस देख कर रहा है। हाँ चंद हैं इंस्टीट्यूट जो सिखा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, एक्टिंग है तो लोगों को एक्टिंग का नहीं पता। अच्छा, कराची में सबसे बड़ा अलमिया एक और भी है कि क्या वजह है यहाँ पर 100% कॉमेडी ड्रामे क्यों होते हैं, यहाँ हिस्टोरिकल ड्रामे क्यों नहीं होते। उसकी दो ख़ास वजूहत हैं। एक तो अब फनकार नहीं है कराची में जो एक्ट कर सकें। सही। कॉमेडी एक अलग चीज़ है, किसी को हंसाना भी एक आर्ट है, फ़न है, वो एक अलग शोबा है। एक्टिंग एक बहुत मुश्किल काम है सही। जो मैं ये नहीं कहता कि मुश्किल काम है लिहाजा मैं करता हूँ तो मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, मैं इस हवाले से कहीं नहीं रहा, मेरा मकसद ये कहीं भी नहीं है। मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि माशरे के जितने भी किरदार हैं जो एक फ़िल्म में दिखाते थे पहले, जो पाकिस्तानी मूवीज़ होती थी, या जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे जो थिएटर के ड्रामे होते थे। अच्छा, थिएटर और ड्रामे में क्या फ़र्क है, ये वर्ड अलग अलग क्यों है, यही वजह है। थिएटर हिस्टोरिकल होता है, ड्रामे यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में कॉमेडी ड्रामों को अवामी थिएटर कहते हैं। वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि अवाम को जो चालू किस्म की चीज़ें दिखानी होती हैं, जो आप चीज़ पेश करेंगे वही पसंद है। हाँ वो मतलब मैं उनको चालू चीज़ें कहता हूँ, उनको अवामी नाम दे दिया गया है। थिएटर क्लासिक किस्म के लोग देखते हैं, एक अलग सोच अदबी जहन रखने वाले लोग देखते हैं, एक पढ़े लिखे और सूझबूझ रखने वाले लोग देखते हैं। थिएटर क्यों देखते हैं, उनकी तादाद भी ज़्यादा है ऑडियंस की, थिएटर देखने वाले ऑडियंस की तादाद भी ज़्यादा है और उनकी टिकट भी ज़्यादा है। सर देखे ना भी यहाँ होते हैं ना हमारे इसी बिल्कुल यहाँ होते हैं 2,000 रुपये का टिकट लोग। हाँ तो हाँ तो अच्छा, अब दूसरी वजह सुने। दूसरी वजह ये कि जिस बंदे ने टोटली कॉमेडी की होगी, आप उनसे कहें कि यार मैं आप लोगों को लेना चाहता हूँ, हिस्टोरिकल ड्रामा है, सबसे पहले तो वो इनकार कर देंगे क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। कहाँ वो सिंपल खड़े होकर वन मैन शो करते हैं, कहाँ अब उनको ट्रेजेडी भी करके दिखानी है, कॉमेडी भी करके दिखानी है, विलन भी बन के दिखाना है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि हमारे जितने भी मशहूर कॉमेडियंस जो गुजरे हैं, अल्लाह उनको, जो दुनिया में नहीं रहे उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो हयात है अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे। कहना मैं ये चाहता हूँ कि क्यों नहीं करेंगे वो काम। वजह ये है कि आप एक कॉमेडियन को कह दें कि यार यहाँ खड़े होकर ज़रा एक विलन का रोल करना है, आप करके दिखाएं, पब्लिक उन पर हंसेगी। उनको पता है कि मैं विलन बनूंगा, उस पर भी लाफ्टर आएगा, और फिर बीच में कोई जुमला भी दे देंगे और वो इम्पैक्ट नहीं मैं छोड़ पाऊंगा कि एक विलन का जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए आवाम पे। क्या वजह है कि अगर कोई कैरेक्टर नेगेटिव है और वो किसी के साथ ज्यादती कर रहा है तो पब्लिक वहाँ से गाली दे रही होती है। वजह ये कि उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उस आवाम पे। कॉमेडियन कर रहा होगा तो पब्लिक उल्टा हंसेगी, ठीक है। दूसरा, अगर वो रो रहा है, अगर ट्रेजेडी सीन कर रहा है, उस पर भी पब्लिक हंस पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया, मेरे जहन में बड़ा अच्छी आपने बात की, मेरे जहन में एक सवाल आ गया। जी जी। जैसा आपने कहा कि जो हिस्टोरिकल ड्रामे होते हैं, मैंने कभी भी इन जो हमारे सीनियर कॉमेडियन लोग हैं, मैंने कभी भी उन प्लेस में इनको नहीं देखा होगा आपने, मुझे बता दें आज तक। 2,000 के जबकि इनके बरक्स यही काम फिल्म इंडस्ट्री के कॉमेडियंस ने किया है। मज़े वाली बात बताऊँ, अच्छा वो क्यों कर लेते थे? वो इसलिए कि वो एक्टर थे, सिर्फ कॉमेडियंस नहीं थे, वो वर्सटाइल थे। मुनव्वर ज़रीफ साहब, मैं सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बड़े सगीर का नहीं, मैं इसको वर्ल्ड का बेस्ट कॉमेडियन मानता हूँ। क्या बात है। ठीक है, उसके बावजूद मुनव्वर ज़रीफ साहब ने क्या ट्रेजेडी नहीं की है? क्योंकि वो एक्टर थे। तो
यानी 100% कॉमेडियन बनना और एक्टर बनना इसमें ये फ़र्क दोनों है। अलग है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल 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 तो उसका रिव्यू भी बड़ा मज़ा आया और मेरा मन नहीं कर रहा कि क्योंकि आपसे बात हम दोबारा बैठेंगे, ये आपका अपना चैनल है ये, नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूर, मैं हाजिर हूँ। दोबारा बैठेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। आपके साथ बैठेंगे। आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं यार बजट नहीं है, ये जो लोग पैसे खा जाते हैं, या वॉइस ओवर वाले हो या प्ले वाले हो या थिएटर वाले हो, क्या कहेंगे आप? इनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पहली बात तो ये कि देखें, जिस बंदे के पास बजट नहीं ना, उसको इस तरफ आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, ज़बरदस्त। उनको ये काम ही नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आर्टिस्ट जो है ना, उसका बेचारे का ओढ़ना बिछोना एक ही काम होता है। वो वजह क्या है? वजह ये कि एक आर्टिस्ट का अगर थोड़ा सा नाम निकल गया तो ना वो पान की केबिन लगा सकता है, ना वो रेडी लगा सकता है। जब वो कोई और काम नहीं कर सकता शर्मिंदगी के बायस, बिल्कुल तो उसको पता है कि मैं इस फील्ड से बाहर निकलूँगा तो मेरा कैलिबर डाउन हो जाएगा, एकदम मैं नीचे आ जाऊँगा। और इसी वजह से वो बेचारा अपनी अना की खातर, अपने आप को मेंटेन रखने की खातर वो बेचारा कोई और काम नहीं कर पाता। तो बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़ के ऐसे लोगों से गुजारिश करूँगा कि भाई काइंडली अव्वल तो या तो आप इस फील्ड में ना आएँ अगर बजट का इशू है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आते हैं तो एटलीस्ट हकदार का हक दें। वो उनका काम है, वो उनका ओढ़ना बिछोना है, वो उनका 100% उनकी रोज़ी यही है। तो ये ज़्यादती ना करें, ये मेरी बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा एक बात आखिर में मैं ये कहूँगा जी, कि जी। जैसे इतनी महंगाई हो गई है, जी जी तो क्या थिएटर वालों ने हाँ तो क्या थिएटर वालों ने और ठीक जी जी क्या थिएटर वालों ने निकाल के दे दें। थिएटर वालों ने या ड्रामों वालों ने कोई ऐसा हुआ है कि जैसे पहले 5,000 मिलते थे, अब उन्होंने 8,000 या 10,000 कर दी? नहीं। इतनी महंगाई हुई या उनका बजट वही है? नहीं नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। जिसका 5 था उसका 6 हो गया होगा, इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया। वजह ये कि वजह सारी हैं, जिसमें सबसे पहली वजह ये है कि वजह क्या है कि आजकल कमर्शलिज्म ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो गया। जब कमर्शलिज्म ख़त्म हो गया है तो वो आपको पे क्यों कैसे करेंगे ज़्यादा? सही। क्या ख्याल है? अब मिसाल है 2 ढाई 3 लाख का अगर कोई काम कर रहा है और उसको रिटर्न भी मिसाल है पूरा ना निकले, तो वो आपको कैसे आपके यानी कि पेमेंट कैसे बढ़ाएगा? नहीं बढ़ा सकता। अच्छा, पहली वजह तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कमर्शलिज्म क्यों ख़त्म हुआ है? ये हमने खुद ख़त्म किया है, ये हम लोगों का कसूर है। वजह क्या है? अब आप सुन लें। वजह उसकी ये है कि अगर आप मिसाल ऑडियंस अगर नहीं आ रही तो हमने फ्री में ड्रामे दिखाने शुरू कर दिए हैं। हाँ, ये गलती की। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और आपके चैनल के तौर से ये मैं मैसेज के तौर पर एक बात कर रहा हूँ, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे बाहर के लोग हों, जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है उन लोगों को मैं गुज़ारिश करूँगा। ये मैं बुराई नहीं कर रहा उनकी, क्योंकि मैं खुद आर्ट्स काउंसिल का एक हिस्सा भी हूँ, और ये बुराई नहीं है, ये मशवरा है। अगर करेंगे अमल तो उससे फ़ायदा है, फ़नकारों का भी है, और यानी फील्ड भी हमारी कमर्शियल हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में या इसके अलावा कल्चर वाले या कहीं और दूसरे इदारे जो हैं वो फेस्टिवल कराते हैं। अच्छा, ये एक काम है, फेस्टिवल होना चाहिए। उससे ये होता है कि फ़नकारों की रोज़ी तो लगती है, शायकीन को अच्छे अच्छे ड्रामे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर एक छोटी सी अगर मशवरा है कि अगर उस पर अमल हो जाए, वो ये कि जहाँ ड्रामों की फ़रोग़ के लिए फेस्टिवल कराया जाता है, ये एक अच्छा अमल है। लेकिन दूसरी तरफ इसका नुकसान भी है मेरी नज़र में। वो नुकसान ही हुए कि देखें, अगर आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, जिन ऑडियंस को आप पूरा 1 महीना फ्री में ड्रामा दिखा रहे हैं फेस्टिवल के, ठीक उसके 1 महीने के ख़त्म होने के बाद आखिरी 30th जो प्ले होता है, 30वां ड्रामा महीने का आखिरी, उसके फ़ौरन बाद नेक्स्ट डे अगर कोई कमर्शियल ड्रामा हो रहा है, वो पब्लिक नेक्स्ट डे क्यों उसकी टिकट लेगी? क्यों टिकट ले? मुझे आप बताएं। तो आप थोड़ा सा जहाँ ड्रामों को फ़रोग़ देने का काम कर रहे हैं, वहाँ कमर्शलिज्म को भी फ़रोग़ देने का कोई ऐसे अवामिल पैदा करें, कोई ऐसे आइडियाज़ निकालें कि आप कमर्शियल की तरफ भी आएँ, ताकि एक प्रोड्यूसर उसकी जान में जान आए। अगर वो 1 लाख लगा रहा है तो कम से कम यार वो तमाम बजट निकालने के बाद 10, 20, 15, 25 हज़ार कम से कम वो भी लेकर जाए। तो ये मेरा मशवरा है। या तो कोई टैक्स सिस्टम रखें ऐसा, हालांकि पता नहीं, मैंने सुना था टैक्स माफ़ हो गया है, कोई कह रहा है दोबारा से शुरू हो गया है। कोई टैक्स सिस्टम हो, या टैक्स नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री पासेस हों कि यार आपने कम से कम 50 रुपये तो देने हैं, कम से कम, और कुछ नहीं। उस प्रोड्यूसर का इतना बजट निकल आएगा कि कम से कम पर डे जो उसको और कुछ नहीं
आर्टिस्टों के समेत और ऑडिटोरियम के समेत, साउंड लाइट के समेत कम से कम अगर उसका खर्चा निकल जाता है तो वो क्यों ना यकीनन वो आर्टिस्टों को अपने दिल से खुशी से कुछ ना कुछ बढ़ा कर देगा। तो ये मेरा मशवरा है, बुराई नहीं की मैंने जी, ये मैंने बुराई नहीं की। कॉम्प्लीमेंट्री 50 रुपये रखे, 100 रुपये हाँ जी, रखें ज़रूर, ताकि पब्लिक के आने वाले के जहन में ये हो कि यार हमने कुछ दिया है, तो वहाँ आइंदा के भी ड्रामों में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ देकर प्ले देखना पड़ेगा। वो ये सोच कर भी बैठेंगे एंड तक ये मैंने पैसे दिए बिल्कुल, 50-100 वो पूरा प्ले देखकर जाएगा। प्ले भी देख कर जाएगा, ये सोच कर बैठेगा मैंने पैसे दिए हैं यार, मुझे तफरीह करनी है। बिल्कुल, आपने सही कहा बिल्कुल रिजवान भाई। आखिर में आप ये क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपने खेत सारा ही दिया, नाज़रीन लाइट भी चली गई हमारी, और मुझे रिजवान मिर्ज़ा साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे। देखते रहिएगा हसन जान मार्ची कथक मार्ची यूट्यूब चैनल HANNANJ1110। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। लाइट भी बंद कर दी, चलो हमारी बात सही थी।